अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के कौन लोग हैं जो आर्मी में ISSB एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट एज अ कमीशन ऑफिसर कभी नहीं जा सकते और उनकी क्या कंडीशंस हैं। इसके साथ साथ उनके लिए एक और हाल भी है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बताता चलूँ कि अगर जिसके इंटरमीडिएट में 55% से कम नंबर हैं वो भी नहीं जा सकता ISSB के लिए। और दूसरी एक चीज़ ये है कि जिसकी हाइट 5.4 इंच से कम है वो भी ISSB के लिए नहीं जा सकता। अब मज़ीद जो है वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि ट्वाइस रिजेक्टेड बाय इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ISSB से अगर कोई शख्स 2 दफ़ा, यानी कि आप ISSB सिर्फ 2 दफ़ा दे सकते हैं, तीसरी दफ़ा नहीं दे सकते। वो एज आप कैप्टन ने अपनी बैचलर मुकम्मल करने के बाद दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 दफ़ा रिजेक्ट हो गए, ISSB से नॉट रिकमेंड हो गए, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ ISSB के लिए अप्लाई होता है। इनिशियल टेस्ट आप जितनी दफ़ा चाहें दे सकते हैं जब तक आपकी एज है। और ISSB के लिए एज की रिक्वायरमेंट भी होती है। अगर आपकी 22 से प्लस है तो भी आप ISSB के लिए नहीं जा सकते, आपकी जो है उम्र एज वो ओवर हो गई है। उसके बाद ये अभी ख़त्म कर दिया गया स्क्रीन आउट टेस्ट बाय इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ISSB में पहले स्क्रीन आउट टेस्ट होता था, अभी सोच रहे हैं कि दोबारा शायद शुरू करें। इसमें ये होता था कि आप वर्बल और नॉन वर्बल ISSB सेंटर में फ़र्स्ट डे जाके देते थे। अगर पास हो जाते थे तो कंटिन्यू करते थे ISSB, और अगर नहीं पास होते थे तो वापस आ जाते थे। लेकिन वो फिर आपका ISSB एक चांस ज़ाया हो जाता था। लेकिन अभी ये ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद ये आ जाता है टेस्टेड विद इन 4 मंथ्स। अब ये उनके लिए है जो कहते हैं जी क्या मैं इकट्ठा अप्लाई कर सकता हूँ नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी में, कहीं भी मैं अड़ जाऊँ ये वो। तो उनके लिए यहाँ पर ये डिस्कस हुआ है कि टेस्टेड विद इन 4 मंथ्स 120 डेज़ गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस इन इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, या बाकी सारा पढ़ लें। हाउएवर बार ऑफ 120 डेज़ विल नॉट बी एप्लीकेबल टू फलां हेडक्वार्टर नेवल हेडक्वार्टर एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड। ये उनके नाम भी लिखे हुए हैं बाकायदा। इससे मुराद ये है कि अगर आपने कहीं ISSB दी है, मिसाल के तौर पर आपने PMA में अप्लाई किया था और उसकी ISSB दे दी है, और आपने साथ में नेवी में भी अप्लाई किया था, तो नेवी की ISSB 4 महीने से पहले आ गई। यानी कि आपकी PMA की ISSB का और नेवी की एयरफोर्स की ISSB का जो गैप होना चाहिए वो 4 मंथ का होना चाहिए, 120 डेज़ का होना चाहिए। अगर आप इकट्ठे अप्लाई करते हो तो 120 दिन का गैप नहीं बचता दोनों ISSB के दरमियान, तो फिर आप दूसरे वाली ISSB में अपीयर नहीं हो सकते। तो ये गैप होता है 120 डेज़ का गैप लाजमी होता है। एक ISSB देने के बाद आप 4 महीने तक कोई और ISSB ना नेवी की दे सकते हैं ना एयरफोर्स की दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप नेवी की ISSB दे रहे हैं तो PMA की सीट्स आ गई हैं, अगर उनकी ISSB आपकी ISSB से 4 महीने का गैप बनता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अप्लाई कर भी लोगे तो आपका अपीयर नहीं होना दिया जाएगा। उसके बाद डिसमिस्ड रिमूव्ड, ये सारा गवर्नमेंट सर्विस से आप किसी आर्म्ड फोर्सेस से निकाले गए और रिमूव किए किसी वजह से, किसी चार्ज आपके अगेंस्ट कोई लगा था जिसकी वजह से गवर्नमेंट की या कहीं भी आर्म्ड फोर्सेस में डिफेंसिव फोर्सेस से आपको निकाला गया, तो आप दोबारा ISSB में नहीं जा सकते। कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी हीनियस ऑफेंस, आपके पे ऊपर कोई भी केस किसी किस्म का चार्ज है और वो चल रहा है अभी रिसेंटली, तो जिसकी वजह से आप मिलिट्री में या अथॉरिटी में कहीं भी नहीं जा सकते, किसी भी डिफेंसिव फोर्स में। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड। अगर आप PUF या AMB यानी कि आपको रेफ़र किया जाता है CMA से और आप परमानेंटली अनफिट हो जाते हैं तो आप दोबारा ISSB के लिए नहीं जा सकते। अब इसकी क्या एक और भी कंडीशन लागू होती है। मिसाल के तौर पर आपकी कोई हड्डी ऐसी टूटी थी जो उन्होंने अनफिट परमानेंटली कर दिया, या कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा था जो है ही नहीं था, या कोई हड्डी बाहर निकली हुई थी, या परमानेंटली डिसेबिलिटी जैसे कि होती है, कोई माजूरी होती है जिसकी वजह से उन्होंने अनफिट कर दिया। अनफिट इसलिए परमानेंटली करते हैं कि कभी सही हो नहीं सकते। अगर सही हो भी गई तो इसके फिर भी साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, कोई बीमारी ऐसी हो सकती है। तो अगर आप किसी भी हॉस्पिटल वगैरह से अगर आप अनफिट हो जाते हो तो फिर आप दोबारा जो है ना नहीं जा सकते। लेकिन एक मैंने जो वीडियो के शुरू में बताया था कि इनके लिए एक और कंडीशन होती है जो परमानेंटली अनफिट होते हैं, वो ये कंडीशन हाउएवर पाकिस्तान एयरफोर्स कैंडिडेट्स हु बिकम मेडिकल अनफिट फॉर फ्लाइंग बट फिट फॉर ग्राउंड ब्रांचेज। मतलब आप एयरफोर्स में आपने अप्लाई किया था, उन्होंने आपको परमानेंटली डिसेबल कर दिया और परमानेंटली अनफिट कर दिया, लेकिन आप फिर भी मे भी आप किसी दूसरी ISSB के लिए रिकमेंड हो सकते हैं। क्योंकि वो तो थी फ्लाइंग फोर्स, यानी कि आप फ्लाइंग की वजह से अनफिट हुए। ग्राउंड फोर्स के लिए आप नेवी या उसके लिए आर्मी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप एक दफ़ा मेडिकली अनफिट परमानेंटली हो गए एयरफोर्स से, तो यही ऐसे है कि अगर आप आर्मी से अनफिट हो जाते तो आप एयरफोर्स में भी एक दफ़ा अप्लाई करके देख सकते हैं, क्या पता फ्लाइंग में वो इशू ना आए।
उसके बाद आ जाता है इफ़ दे आर, ठीक है ये वही आ गया, डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट ड्यू टू द हेपेटाइटिस। ये आपको बीमारी कोई ऐसी है जिसके साइड इफ़ेक्ट हमेशा रहेंगे तो उसकी वजह से आपको परमानेंटली अनफिट कर दिया जाता है। अब ये भी वही है कि विदड्रॉन फ्रॉम एनी बाउंडेड आर्म फॉर द कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड डिसिप्लिन। आप किसी कैडेट कोर्स वगैरह में पढ़ते थे तो डिसिप्लिन की वजह से आपको बाहर निकाल दिया गया था, रिमूव कर डिस्चार्ज कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था, तो भी आप ISSB में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर उसका सारा डाटा विदड्रॉन डिस्चार्ज डिज़ाइन और परचेज ऑफ कमीशन फ्राम एनी आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर अकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन टू एनी ग्राउंड। और ये भी उसी की वजह से अगर आपने ये सारा कुछ आर्म फोर्सेज कोई सिफारिश वगैरह का कोई इसी तरह पकड़े गए हो तो अगर आपके ख़िलाफ़ चार्ज हो गया पैसे देते हुए ये सारा कुछ किसी भी तरह का टू ऑन एनी ग्राउंड से मुराद है कोई भी आप पे चार्ज लागू हो गया किसी किस्म का भी, तो भी आप जो है ना ट्रेनिंग के दौरान है चाहे एकेडमिक के हवाले से तो भी आप आर्मी में नहीं जा सकते। ये कंडीशन थी जिसको आपने मद्देनज़र रखना है और इनको मद्देनज़र रखने के बाद फिर आपने अप्लाई करना। मैं आपको एक बता दूं, अगर आप फिज़िकली या मेडिकली अनफिट है ना तो फिर आप चाहे टेस्ट या आप जितने मर्ज़ी लायक हैं या टेस्ट जितना मर्ज़ी अच्छा दे लें तो सिलेक्शन के चांस ज़ीरो हैं, क्योंकि मेडिकली और फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है और यही इनकी सबसे पहली और आखिरी डिमांड है। तो अगर कोई चीज़ पूछने वाले आप पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।